ये टॉपिक है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं लाइट रिएक्शन का मतलब होता क्या है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस जो है हमारा, फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। फोटो का मतलब है लाइट, फोटो का मतलब लाइट, और सिंथेसिस किस चीज का है, तो यहां हो रहा है भैया फॉर्मेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब जो फूड बनता है प्लांट के अंदर वो बनता है कौन से फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरीके के रिएक्शंस है। अभी तक हमने देखा दो तरीके के रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो लाइट रिएक्शन है ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है ऑन लाइट, डिपेंडेंट ऑन लाइट, ये पूरी तरीके से लाइट पे डिपेंडेंट होता है। वहीं अगर डार्क रिएक्शन के बारे में बात करें तो नाम सुनने में लग रहा है ये अंधेरा वाला। डार्क रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डार्क रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता है लाइट पे। अगर लाइट रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि भैया ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि लाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जबकि डार्क रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डार्क रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता है लाइट पे, बट डिपेंड करता है किन चीजों पे, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये क्या क्या है, तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है एटीपी और NADPH। यहां तक क्लियर है। चलिए हमको देखना है यहां पे कि ये जो लाइट रिएक्शन है ये इस ATP और NADPH को बनाने के लिए, ATP और NADPH के प्रोडक्शन के लिए ये रिएक्शन चलता है लाइट रिएक्शन। और इसी एनर्जी को यूज करके डार्क रिएक्शन में क्या होगा, फूड का सिंथेसिस। खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, ऐसे ही प्लांट को भी फूड बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, स्टार्च बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहां से आती है, लाइट रिएक्शन से, इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH। अभी हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में कि लाइट रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो दो तरीके के साइकिल्स इसमें चलते हैं। एक साइकिल है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, या फिर उनको हम नाम देते हैं Z स्कीम। चलिए तो लाइट रिएक्शन के बारे में यहां बात करते हैं हम। लाइट रिएक्शन में जो पहला साइकिल है वो है, जो पहला रिएक्शन है वो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये साइक्लिक है, मतलब साइकिल के फॉर्म में चलेगा ये। फोटो का मतलब लाइट, और लाइट की वजह से फॉस्फेट कंपाउंड, जो एनर्जी कंपाउंड है हमारे ATP है, NADPH है, उनका फॉर्मेशन। ये कहलाएगा क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक नाम क्यों दिया गया है और इसमें यूज क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फोटो सिस्टम जिसका नाम है PS1 ये इन्वॉल्व होता है। और जो PS1 है ये प्रेजेंट कहां पे होता है, तो ये होता है प्रेजेंट इन स्ट्रोमा लैमेले। ठीक ना। अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में हमको ये मेम्ब्रेन हो गए क्लोरोप्लास्ट के, ये अंदर का पार्ट स्ट्रोमा हो गया, इनमें प्रेजेंट होते हैं थाइलाकोइड, 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 जो आपस में मिलकर कहलाते हैं ग्रैनम। ऐसे ढेर सारे ग्रैना होते हैं, और ये ग्रैना आपस में जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला।
स्ट्रोमा लेमेले। इन स्ट्रोमा लेमेले के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है और इनमें एंजाइम NADP रिडक्टेज ये एब्सेंट होता है। सिर्फ फोटोसिस्टम 1 चलेगा और NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है वो एब्सेंट होता है और इसी वजह से स्ट्रोमा लेमेला में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है। इसी वजह से जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? स्ट्रोमा लेमेले में होगा। जरा एक बार समझ लेते हैं हम इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रोमा लेमेले के अंदर। ये है हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिनमें अलग अलग तरीके के एंटेना मॉलिक्यूल्स, कहने का मतलब जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जो हायर वेवलेंथ के लाइट को पकड़ते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एक मेन पिगमेंट है जो खाना बनाने में हेल्प करेगा, जो लाइट रिएक्शन में हेल्प करेगा। इसका नाम है क्लोरोफिल ए। तो ये क्लोरोफिल ए है एसेंशियल यानी मेन पिगमेंट, और बाकी सारे क्या हैं? बाकी जिसमें क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटेनॉइड्स हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे कहलाएंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स या एंटेना मॉलिक्यूल्स। ठीक ना? ये सब के सब क्या करते हैं? हायर वेवलेंथ की जो लाइट एनर्जी होती है उनको एब्जॉर्ब करके और क्लोरोफिल ए को पहुंचा देते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं इसमें जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है, और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे वो है P700। तो कहने का ये मतलब है कि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिर्फ उन लाइट्स को पकड़ेंगे जो रेड रीजन के, जो विबग्योर होता है हमारा स्पेक्ट्रम, उसके रेड रीजन के 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को पकड़ सके। 700 नैनोमीटर वाली लाइट को पकड़ सके। तो होता क्या है कि सन से ठीक है, सन से आ गया 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट। ठीक ना? अब जैसे ही सन की लाइट इस पर पड़ी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे यानी फोटोसिस्टम 1 पे, यहां से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और पहुंच जाएगा कहां? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तक ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। ठीक ना? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां पहुंच गया? नानी के यहां। नानी कौन है इनकी? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ये निकलना स्टार्ट होगा, मूव करना स्टार्ट होगा, और एंटर करेगा कहां पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। ये ETS, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले आता है किसके पास? ये आता है फेरेडॉक्सिन के पास। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, फेरेडॉक्सिन नाम है इनका। फेरेडॉक्सिन से होते हुए यही इलेक्ट्रॉन मूव करके आता है एक और दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास, जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से होते हुए यही इलेक्ट्रॉन मूव करता है और पहुंचता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। इसमें 2 साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। साइटोक्रोम B6 और दूसरा है साइटोक्रोम F। इनको नाम दे देते हैं साइटोक्रोम B6 एंड F। B6 एंड F। यहां से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है और पहुंचता है प्लास्टोसाइनिन नामक
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास। तो होता क्या है यहां से कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर ये पहुंचा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और वहां से धीरे 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 एनर्जी लूज करके और पहुंच रहा है कहां, फेरेडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स है एक, और प्लास्टोसाइनिन तक। इसके बाद यही इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाता है अपने घर। घर कहां है इसका, यही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS1, जहां से निकला था इलेक्ट्रॉन वहीं वापस आ गया घूम के। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन को सन ने दी थी एनर्जी। फुटबॉल है, मैंने पैर से दे दी अपनी एनर्जी, अब वो एनर्जी कहां है, फुटबॉल के पास। फुटबॉल कौन है, इलेक्ट्रॉन। सन कौन है, मैं। ठीक है, तो मैंने अपनी एनर्जी दे दी किसको, फुटबॉल को, यानी सन ने अपनी एनर्जी दे दी किसको, इलेक्ट्रॉन को। अब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी से भरपूर है, एनर्जी से भरपूर है, तो फुटबॉल गया एक हाई लेवल तक, ठीक, जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब वो धीरे धीरे एनर्जी लूज कर रहा है और नीचे आ रहा है। नीचे आते समय इसको मिल गया रास्ते में फेरेडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन, ठीक ना, प्लास्टोसाइनिन। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि फिर पढ़ो, एक बार और पढ़ना होगा तब याद होगा, फिर पढ़ो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, फॉस्फो, ठीक है, इस वाले टॉपिक को एक बार और पढ़ना होगा तब याद होगा, यानी फिर पढ़ो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इससे क्या है, इससे फेरेडॉक्सिन, इससे क्या है, प्लास्टोक्विनोन, याद रखेंगे पहले P के साथ Q आएगा, फिर साइक्लिक से याद रखेंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में फॉस्फोराइलेशन, इसमें याद रखेंगे प्लास्टोसाइनिन PC, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन, इससे याद रखेंगे प्लास्टोसाइनिन। तो सबसे पहले फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन के पास गया, फिर प्लास्टोक्विनोन, इससे पास गया, फिर साइटोक्रोम अपना साइटोक्रोम, इसके बाद फिर आ गया किस पे, प्लास्टोसाइनिन पे। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते 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 वापस अपने घर चला गया। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ, इसको मिटा देता हूं अब, चलिए इसका फायदा ये हुआ कि दो जगह पे एनर्जी फॉर्म होता है। कैसे एनर्जी फॉर्म होता है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास सन की जो एनर्जी थी, ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को बांटता है किसके साथ, फेरेडॉक्सिन के साथ। किस चीज के लिए, ताकि थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन, जो स्ट्रोमा के मेम्ब्रेन में ये प्रॉपर्टी चल रहा है, ये पूरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चल रहा है, तो स्ट्रोमा लेमेला के मेम्ब्रेन के अंदर जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ेगा और बनाएगा क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कंपाउंड। एक और एटीपी बनता है कहां, यहां पे साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, ठीक ना, यहां पे भी एक एटीपी फॉर्म होगा। इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं, हाँ ठीक है। तो यहां पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाते जाते अपनी एनर्जी फिर से देता है एक बार और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को साथ में जोड़कर एटीपी बनाने के लिए, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दो जगह बन गए। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन वापस चला गया एनर्जी लूज करके अपने घर वापस, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS1 के अंदर। क्योंकि ये प्रोसेस साइक्लिक मैनर में चल रहा है और फॉस्फेट कंपाउंड भी बना रहा है, इसको नाम देते हैं साइक्लिक फॉस्फेट कंपाउंड बन रहा है, तो फॉस्फोराइलेशन। और ये फॉस्फेट कंपाउंड, ये साइक्लिक रिएक्शन, ये पूरा जो प्रोसेस चला है किसकी वजह से चला है,
फोटोन की वजह से, ये यूनिट है लाइट एनर्जी का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लाइट एनर्जी का यूनिट है फोटोन। इस फोटोन की वजह से ये साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन हुआ है। इसको हम नाम देते हैं साइक्लिक फोटो, यानी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है फॉस्फोराइलेशन। यहां तक क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो ये प्रोसेस था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। ये चलता है कहाँ? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अगर कोई पूछे आपसे तो ये चलता है स्ट्रोमा लेमेले। सिर्फ स्ट्रोमा में नहीं, स्ट्रोमा में फूड बनेगा, स्ट्रोमा लेमेले। और स्ट्रोमा लेमेले के कहाँ? मेम्ब्रेन में। ठीक ना? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा? एटीपी प्रोडक्शन। बस एटीपी प्रोडक्शन। यहां ना तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ठीक है, और ना ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। ना तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ना फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता तभी ऑक्सीजन इवॉल्व होता। तो इसमें क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है स्ट्रोमा लेमेले के अंदर, यहाँ PS1 मौजूद है, PS2 होता तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता, और साथ में एक और कंपोनेंट जो NADPH है वो भी बन जाता। ठीक है, तो यहाँ ये भी नहीं बनता है। तो यहाँ क्या है? सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। किसके दौरान? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान। अब हम लोग देख लेंगे कौन सा? अब हम लोग देख लेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसको Z स्कीम भी नाम दिया जाता है। तो नॉन साइक्लिक वाले में दो तरीके के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और वो चलता है कहाँ? थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर। अभी हम उसको देखेंगे।